हेलो बच्चों, अभी तक हमने पिछले दो वीडियोज में अवकल समीकरण क्या है, उसकी घात, उसका क्रम तथा अवकल समीकरण बनाने की विधियों का अध्ययन किया था। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। हमें देखना है कि अवकल समीकरण को हल कैसे किया जा सकता है या अवकल समीकरण का हल क्या है। जैसे हम लोग समझते हैं, पहले हम बीजीय समीकरण से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस टू नहीं, सपोज 4 लिखा मैंने। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एक समीकरण है, ये बीजीय समीकरण ऑब्वियसली। अगर मैं यहां पर x की जगह 2 रख दूं तो मैं देखता हूं 2 का वर्ग माइनस 4 बराबर 4 माइनस 4 यानी कि 0। इसका मतलब x बराबर 2 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। इसलिए हम कहते हैं कि x बराबर 2 इस समीकरण का एक हल है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं x बराबर माइनस 2 भी इस समीकरण का एक हल होगा। तो ये तो बात रही हमारी बीजीय समीकरण की कि अज्ञात राशि या चर राशि का वो मान जो किसी दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता हो, उसे हम लोग उस बीजीय समीकरण का हल कहते हैं। लेकिन यहां चूंकि हम बात कर रहे हैं अवकल समीकरण की, और अवकल समीकरण में जो है केवल चर और अचरों की बात होती है, चरों की बात होती है। चर भी कौन से? एक परतंत्र चर है, एक स्वतंत्र चर है। और हम लोग जानते हैं परतंत्र चर जो होता है स्वतंत्र चर का एक फलन होता है। तो जब हम लोग किसी अवकल समीकरण के हल की बात करेंगे तो इसका तात्पर्य हमारा ये होगा कि एक ऐसा फलन, स्वतंत्र चर का एक ऐसा फलन जो दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करे, उस अवकल समीकरण का एक हल कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम लोग देखते हैं, यहां पर एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमें दिखाना है कि y बराबर a sin mx अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई बराबर 0 का एक हल है। तो इसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? सिंपली जैसा मैंने अभी समझाया कि अगर हम इस समीकरण के अंदर y बराबर a sin mx रख दें तो ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसका मतलब दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब राइट साइड में क्या है? 0 है। तो लेफ्ट साइड में जब वैल्यू रखेंगे y की जगह पर हम तो भी ये लेफ्ट साइड भी 0 हो जाएगी। तो हम लोग इसे दिखाते हैं। देखिए जब हम लोग यहां पर y रखेंगे, y की जगह ये मान, तो हमें यहां पर y का मान रखना पड़ेगा, लेकिन यहां पर हमें y का 2 बार डिफरेंशियल करके रखना पड़ेगा। करते हैं। चूंकि y बराबर है a sin mx, इसलिए dy बटे dx बराबर a sin mx का हो जाएगा cos mx, और mx का m और x का 1। इसके बाद हम इसे दोबारा अवकलित करते हैं। पुनः डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ए एम, और कॉस एम एक्स का करेंगे माइनस साइन एम एक्स, और एम एक्स का और होगा एम इंटू एक्स का 1। तो ये हो जाता है बराबर एम यहां बाहर गुणा में आ जाएगा, माइनस हो गया ए एम स्क्वायर साइन एम एक्स। हम इसमें से माइनस एम स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं और ए साइन एम एक्स लिख सकते हैं। अब क्या करें भाई? दिए गए समीकरण में y तथा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर के मान
रखने पर, जब हम ये मान रखेंगे तो हम लेंगे LHS बराबर क्या थी भाई, d² y बटे dx² प्लस m² y, इसमें हमने मान रखा माइनस m² a sin mx प्लस m² y का मान a sin mx, और हम लोग देख रहे हैं दोनों चीजें बराबर हैं, एक माइनस की एक प्लस की, कट करके 0 आ जाता है, बराबर हम लिखते हैं इसको, ये आ गया RHS। अब हमने देखा कि y का मान रखने पर दोनों साइडें बराबर हो गई हैं, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि इसलिए y बराबर a sin mx दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः यह इस समीकरण का एक हल है। ये हमने प्रूव किया। अब सवाल एक उठता है, क्या इस समीकरण के और भी हल संभव हैं? तो हम देख सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल दिखाइए कि y बराबर b cos mx समीकरण d² y बटे dx² प्लस m² y बराबर 0 का एक हल है, ये दिखाना है। अब बड़ी जी सी बात है भाई, देखिए समीकरण तो वही है जो पिछला था, लेकिन हल जो है अब की बार बदल गया। आप कह रहे हैं हम ये वाला हल है। तो वास्तव में अगर आप लोग, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, बिल्कुल उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कीजिए और आप ये पाएंगे कि ये जो है ये भी, यानी कि y बराबर b cos mx भी इस समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात इसका ये भी इसका एक हल है। अब इतने सारे हल, क्या और भी कोई हल हो सकता है? इस आधार पर हम लोग एक नया नाम देते हैं, जिसे हम लोग शब्द इस्तेमाल करेंगे व्यापक हल। एक ऐसा हल, किसी अवकल समीकरण का एक ऐसा हल जो उसके सभी संभव हलों को अपने अंदर समाहित करता हो, उससे बाहर कोई और हल ना हो, ऐसे हल को हम लोग व्यापक हल कहते हैं। हम दिखा सकते हैं कि ये जो y का मान है ये वाला और ये जो y का मान है ये वाला, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो एक नया हल प्राप्त होगा जो इस समीकरण का एक व्यापक हल होगा। अभी हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, दो परिभाषाएं आपके सामने रख रहे हैं। चलिए, अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट हल। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर अवकल समीकरण का हल लिखा है, इसमें परिभाषा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, तो आप पढ़ सकते हैं कि किसी अवकल समीकरण में प्रयुक्त चरों के मध्य एक ऐसा संबंध जो अवकलजों से मुक्त होता है। इसका मतलब क्या है कि उसमें अवकलज ना बचे, तथा उस अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है, अवकल समीकरण का हल कहलाता है। कभी कभी हम लोग इसको समाकल शब्द का भी प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? ये इस अवकल समीकरण का समाकल है, या पूर्वक शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है, प्रिमिटिव। तो जैसे पिछला एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे, d² y बटे dx² प्लस m² y बराबर 0, ये समीकरण था, और y बराबर a sin mx
ये उसका एक हल था, तो हमने कहा कि ये उसका एक पूर्वज्ञ है, ये भी कह सकते हैं, या उसका हम लोग समाकल भी कह सकते हैं। व्यापक हल तथा विशिष्ट हल की परिभाषाएं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। अब यहां समझ लें जरा इसको कि किसी अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या है। अवकल समीकरण के हल में प्रयुक्त स्वेच्छ अचरों की संख्या। देखिए, अवकल समीकरण का हल प्राप्त करना और अवकल समीकरण बनाना एक दूसरे के उल्टे क्रियाएं हैं। यानी कि हम एक तरफ अवकल समीकरण बनाते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अवकल समीकरण बनाने के लिए हमें दिए गए पूर्वज्ञ में से उस स्वेच्छ अचरों को विलुप्त करना होता है। इसके विपरीत जब हम लोग उसका हल करते हैं, उल्टा चलते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें वो स्वेच्छ अचर वापस लाने होते हैं। हमने कल पढ़ा था कि अगर किसी पूर्वज्ञ में दो स्वेच्छ अचर हैं, तो उससे द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण बनेगा। इसका मतलब जब उल्टा जाएंगे हम, तो द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण को हल करेंगे तो उसके हल में दो स्वेच्छ अचर आएंगे। यही बात हम लोगों ने यहां कही है। यदि किसी अवकल समीकरण के हल में प्रयुक्त स्वेच्छ अचरों की संख्या उस अवकल समीकरण की कोटि के बराबर है, तो उस हल को अवकल समीकरण का व्यापक हल या संपूर्ण हल या संपूर्ण समाकल या संपूर्ण पूर्वज्ञ कहते हैं। इसका मतलब किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल के अंदर ठीक उतने ही स्वेच्छ अचर होने चाहिए जितने की उस अवकल समीकरण की कोटि है। जैसे आप लोग यहां नीचे उदाहरण दिया हुआ है कि y बराबर a cos x प्लस b a cos x, ये गलत है इसमें क्वेश्चन, ये यहां पर cos x नहीं sin x आएगा। y बराबर a sin x प्लस b cos x अवकल समीकरण, ये जो अवकल समीकरण है इसका एक व्यापक हल है। यहां भी sin x आएगा। क्यों है? क्योंकि ये समीकरण किस क्रम का है? दूसरे क्रम का, दूसरी कोटि का। और इस हल के अंदर कितने स्वेच्छ अचर हैं? दो हैं, a और b, इसलिए ये इसका व्यापक हल है। लेकिन अगर हम केवल कहें y बराबर a sin x इसका व्यापक हल है, तो गलत है, क्योंकि इस वाले हल के अंदर हल तो ये भी है, लेकिन इसके अंदर केवल एक स्वेच्छ अचर है, इसलिए ये इस समीकरण का व्यापक हल नहीं है। अब आ जाते हैं आगे, सॉरी, कि विशिष्ट हल क्या है। कि जब हम किसी व्यापक हल में प्रयुक्त किए गए स्वेच्छ अचरों को कुछ विशिष्ट मान अपनी तरफ से ले देते हैं, तो जो हल प्राप्त होता है उसे हम लोग विशिष्ट हल कहते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन हमारा है, उसमें अगर हम लोग बात कहें, ये जो अभी ऊपर उदाहरण हमने पढ़ा, इसमें b की जगह पर 2 और a की जगह पर अगर -3 रख दें, तो हमें, यहां देख लीजिए ऊपर वाले हल में, तो हमें ये हल प्राप्त होता है। अब इसमें स्वेच्छ अचर गायब हो चुके, उनकी जगह निश्चित मान आ गए 2 और 3, इसलिए ये इस समीकरण का व्यापक हल नहीं है, बल्कि क्या है? विशिष्ट हल या एक विशेष हल है। आपके सामने स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, सत्यापित कीजिए कि फलन y बराबर, ये e की पावर -3x था, मैंने a और मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ गुणा कर दिया, कि y बराबर a e की पावर -3x अवकल समीकरण इसका एक हल है, ये हमें दिखाना है। तो काम करने का तरीका वही होगा जैसा हम लोग पहले करते रहे। समीकरण में y बराबर a e की पावर -3x, तो dy बटे dx भी करेंगे, dy बटे dx a e की पावर -3x इंटू -3x का -3, दैट इज -3 a e की पावर -3x, और
डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर भी करेंगे, -3a यहां से कर रहे हैं, e की पावर -3x का e की पावर -3x और -3x का -3x का 1, तो ये हो जाएगा 9a e की पावर -3x। रखने पर हम लोग ये मान समीकरण में रख देते हैं, तो हमें LHS मिलेगा। पहले हमने इसकी जगह रखा मान, ये आया 9a e की पावर -3x, फिर इसकी जगह रखा -3a e की पावर -3x, फिर हमने -6 और y की जगह मान रखा a e की पावर -3x, और हमें क्या मिला आप देख सकते हैं, सब कुछ कट कटा करके 0 आ गया। हमने लिखा ये RHS है। अतः y बराबर a e की पावर -3x दिए गए समीकरण का एक हल है। अब हमारे सामने एक सवाल उठता है कि क्या ये हल इस समीकरण का व्यापक हल है? तो हम देखेंगे कि यहां पर इस समीकरण का जो कोटि है, ये लिखी 2, इस समीकरण की कोटि 2 है, और जो हल हमने दिया है इसके अंदर कितने स्वेच्छ अचर मौजूद हैं भाई? केवल 1। इसलिए इस समीकरण का हल तो है लेकिन व्यापक हल नहीं है। व्यापक हल के लिए इसके अंदर एक स्वेच्छ अचर और होना चाहिए था। चलें देखते हैं अभी एग्जाम्पल। सिद्ध कीजिए कि y बराबर a e की पावर -3x प्लस b e की पावर 2x समीकरण कौन सा भाई? डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटे डी एक्स -6y बराबर 0 का व्यापक हल है। अब हल है ये सिद्ध करने का तरीका तो वही है जो अभी हमने किया, लेकिन व्यापक हल है इस बात का कैसे पता लगेगा? एक बार अगर ये सिद्ध हो जाए कि ये इस समीकरण का हल है, यानी कि संतुष्ट कर जाए, तो हम केवल ये देखेंगे कि इसके अंदर कितने स्वेच्छ अचर हैं, 1 और 1 2, ए और बी, और इस समीकरण का की कोटि क्या है? 2। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये इस समीकरण का एक व्यापक हल है, इतना हो जाएगा। लेकिन पहले हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वास्तव में ये इसका एक हल है। तो हमें क्या करना है? समीकरण में y बराबर a e की पावर -3x प्लस b e की पावर 2x, तो dy बटे dx रखो, निकालो, -3a e की पावर -3x प्लस 2b e की पावर 2x और डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकालो, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस बार, 3 3 9 a e की पावर -3x और प्लस 2 दूनी 4 b e की पावर 2x रखने पर LHS। पहले हम लोग रखेंगे सेकंड डेरिवेटिव का मान बराबर 9a e की पावर -3x प्लस 4b e की पावर 2x। फिर हम रखेंगे
फर्स्ट डेरिवेटिव का मान dy बटे dx का मान -3a की पावर -3x प्लस 2b की पावर 2x, फिर हम रखेंगे -6 और y का मान a की पावर 3-3x प्लस b की पावर 2x। और अब इसके बाद हम लोग a वाले टर्म एक साथ, b वाले टर्म एक साथ, तो a की पावर -3x कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा 9, यहां से बचेगा -3 और यहां से बचेगा -6 प्लस b की पावर 2x कॉमन लेंगे तो यहां आएगा हमारे पास एक तो 4 और प्लस का 2 और यहां से -6 आएगा ये रहा। और हम लोग देख रहे हैं यहां पर a की पावर -3x इंटू 0 प्लस b की पावर 2x इंटू 0 और बराबर आ गया 0, यानी कि RHS। अतः y बराबर a की पावर -3x प्लस b की पावर 2x दिए गए समीकरण का एक हल है। अब सवाल है क्या ये व्यापक हल है? अभी मैंने बताया आपको, चूंकि इस हल में दो स्वेच्छ अचर समीकरण की कोटि कितनी थी भाई? वो भी 2 थी, तो मैंने लिख दिया यहां पर ब्रैकेट में समीकरण की कोटि के बराबर। दो स्वेच्छ अचर हैं जो समीकरण की कोटि के बराबर हैं, अतः यह समीकरण का व्यापक हल है। और मैंने इस आज के टॉपिक के स्टार्टिंग में ही समझाया था, व्यापक हल का अर्थ ये होता है कि इस हल से बाहर इस समीकरण का कोई अन्य हल नहीं है, जितने भी हैं सब इसी के अंदर इंक्लूड हैं। तो अब तक हम किसी अवकल समीकरण के हल का अर्थ और व्यापक हल का अर्थ समझ चुके हैं। अभी यहीं पर जो पिछला एग्जाम्पल अभी हम देख रहे थे, ये लास्ट वाला, इसमें हम लोग विशिष्ट हल निकाल सकते हैं। बताया था कि जब हम लोग व्यापक हल में प्रयुक्त स्वेच्छ अचरों के स्थान पर कुछ विशेष मान रख देते हैं तो हमें एक विशिष्ट हल प्राप्त हो जाता है। व्यापक हल y बराबर a की पावर -3x प्लस b की पावर 2x में a बराबर 2 तथा b बराबर 5 रखने पर प्राप्त एक विशिष्ट हल। y बराबर 2e की पावर -3x प्लस 5e की पावर 2x।
ये एक विशिष्ट हल है। मैंने यहाँ पर ए की जगह 2 और बी की जगह 5 रखा है, आप कुछ और रख सकते हो। ए की जगह 0 रख सकते हो, बी की जगह 3 रख सकते हो, ए की जगह -1 रख सकते हो, बी की जगह 4 रख सकते हो, एटसेट्रा। मतलब स्वेच्छ अचरों के स्थान पर कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, मैं समझता हूं। अब मैं आपको इसके ऊपर एक एक्सरसाइज देने वाला हूं, जिसके क्वेश्चंस आप कुछ ट्राई कर लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि ज्यादा नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन जो है प्रश्न को समीकरण को हल करने से संबंधित ही पूछे जाते हैं। उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे।